गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपके लिए फिज़िक्स 12th क्लास का लेक्चर लेके आया हूँ। आज का जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट, जो यूनिट चल रहा है उसका एक टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बच्चों क्लास 11th वाले भी देख सकते हो। अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें क्लास 11th वाले इंट्रोडक्शन पार्ट पे, तो वो भी उनको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्लास 12th के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज मैं एनसीईआरटी का भी सवाल एक उठाऊंगा और जो बोर्ड में प्रायः पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। टॉपिक है मेरा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग लगाएंगे बच्चों। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि नोट्स पैरेलली बनाते रहें ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम सवाल आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हेडिंग लगाएंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैंने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्लास में भी हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, मान लो प्लस क्यू रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू रखा है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। पता है कितनी फोर्स लगेगी? F इज इक्वल टू क्यू ई। ध्यान देना, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल क्यू रखा है जो कि प्लस साइन का है, तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगी, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है? फोर्स लगता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? क्यू ई होता है। समझ में आ रही बात? जिसकी वैल्यू क्या होती है? क्यू ई, मतलब क्यू टाइम्स ऑफ ई, जितना चार्ज रखा है वो और जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर पढ़ा था। KQ अपॉन R स्क्वायर 1.4 था, तो स्मॉल KQ अपॉन R स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले से डराइव है। ये जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ अपॉन R स्क्वायर, ये कहां से डराइव है? ये F इज इक्वल टू QE से ही डराइव है। समझ में आ रही है बात? और कैसे डराइव है वो मैं बता चुका हूं आपको क्लास में। ठीक है, तो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसी से डराइव है। तो याद रखना, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस क्यू रखा गया है, तो उसको फोर्स लगेगी QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, प्लस चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मान लो यहां पे कोई माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो इस पे भी फोर्स लगेगी, इस वाले चार्ज पे भी फोर्स लगेगी। कितना? QE, लेकिन अपोजिट टू द फील्ड। याद रखना, अगर कोई प्लस चार्ज है तो उस पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात? क्लियर। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा हिंट आज के लिए था, इसको नोट डाउन करेंगे कहीं। और कितना फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर? F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E। इसको नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया होगा आप सभी का। नेक्स्ट, अब हम कुछ 2-3 सवाल सॉल्व करेंगे बस। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। क्लास 11th वाले बहुत ही ध्यान से देखो, ये इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा, तो आगे की कार्यवाही समझ में, क्योंकि 9th क्लास का बेसिक चीजें लगने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट मिटा दूं, चलो अभी रहने देता हूं। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है कि ये रहा कोई एक प्लेट, ठीक है, ये 2 प्लेट है,
ठीक है। इस प्लेट पे बच्चों चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों इस दोनों प्लेट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर बनता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बन गई इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? ये फोर्स का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहां पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास हमने m मान लिया। एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m मान लिया, वो इस वाले इलेक्ट्रिक क्वेश्चन नंबर, वो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में v0 वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, ठीक है। v0 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझ में आया? दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच इस पर पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है पॉजिटिव से नेगेटिव। मान लिया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास हमने m माना है, वो v0 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात? क्या होगा अगर ये v0 वेलोसिटी, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें आगे बढ़ेगा, इसमें जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव प्लेट इसे खींचेगा, जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसा ये इस रास्ते को जाना चाहेगा, लेकिन प्लेट उसको खींच लेगा इधर पॉजिटिव वाला। क्यों पॉजिटिव प्लेट क्यों खींचेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव वाले को खींच लेगा ऊपर। समझ में आ रही होगी बात? देखो एक एक कंसेप्ट समझना इसका, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो प्लेट लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसका मास m है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो v0 वेलोसिटी से इस फील्ड में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन जाने चाहेगा सीधा, लेकिन डिफ्लेक्शन आ गया क्योंकि पॉजिटिव वाले नेगेटिव को खींच लेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है बच्चों कि ये जब डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, ये वैल्यू मुझे चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर y डिफ्लेक्शन है, y क्या है? डिफ्लेक्शन है। कितना डिफ्लेक्शन हुआ है उसके ओरिजिनल रास्ते से, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है वो y मान लिया। तो और फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की कितना डिफ्लेक्शन किया है ये इलेक्ट्रॉन, वो निकालना है, ठीक है। सो मैंने एक और चीज निकाली है क्वेश्चन नंबर 1, इसी का a पार्ट मान लो, a और b पार्ट, ये किस एंगल से निकला है? ये थीटा। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? एंगल भी निकालना है, एंगल बाय विच इट इमर्जेस, मतलब वो किस एंगल से बाहर निकला है, ये इलेक्ट्रॉन कितने डिग्री के एंगल बनाते हुए बाहर निकला है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? मतलब आपको थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, एंगल भी निकालना है और डिफ्लेक्शन भी निकालना है। समझ में आ रही होगी बात? क्लियर है? सवाल समझ में आ गया? फिर से रिवीजन सवाल का। दो प्लेट लिया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रॉन उठाया जिसका मास m लिया, वो v0 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा सीधा, लेकिन पॉजिटिव प्लेट इसको खींच लेगा अपने तरफ। तो ये इसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ये वाला पार्ट y निकालना है, और कितने एंगल से, ये कितने डिग्री के एंगल से बाहर निकला है ये भी निकालना है। मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है, डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। अब मैं इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूं। तो सवाल अगर सॉल्व कर सकते हो, अगर दिमाग दौड़ा सकते हो तो यू आर फ्री, आप लगाओ, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, नहीं तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर एक कंक्लूजन आएगा। ये सवाल के लास्ट में एक आपको कंक्लूजन मिलेगा, उस कंक्लूजन को यूज करके हम एनसीईआरटी का सवाल यूज करेंगे। उस कंक्लूजन को यूज करके हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक। नेक्स्ट कैसे सॉल्व करें बच्चों? हम कुछ नहीं करेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा उसको दो पार्ट में तोड़ देंगे।
हम इसके मोशन को मोशन इन एक्स लिखेंगे, मोशन इन एक्स डायरेक्शन और मोशन इन वाई डायरेक्शन। देखो ये वाला डायरेक्शन एक्स है और ये वाला डायरेक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां है तो इस पे फोर्स लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अपोजिट टू फील्ड, इसका मतलब इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अरे फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, फील्ड का डायरेक्शन नीचे इस तरफ है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को। बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज हो उस पे फोर्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स लगेगा डायरेक्शन फील्ड में, मतलब फील्ड जिस तरफ होगा उधर ही चार्ज फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर। लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाले पर फोर्स अपोजिट टू फील्ड लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जैसे नेगेटिव चार्ज हुआ तो फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव तो फोर्स ऊपर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE, मतलब QE, इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे E है तो स्मॉल e कैपिटल E फोर्स लगेगा। नहीं बात ऐसे वाओ, अरे यार देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। कितना फोर्स लगता है QE, तो Q चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, E चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, F इज इक्वल टू E लगेगा, ठीक है। किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, y डायरेक्शन में, इसलिए हम मोशन को दो डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं। अच्छा बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में शुरुआत की वेलोसिटी v0 वेलोसिटी से x में घुस रहा है ये v0। फोर्स इन x डायरेक्शन 0, अरे x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, x वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स 0। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। याद रखना जहां फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन, जहां एक्सेलरेशन वहां फोर्स। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी v0, इनिशियल शुरुआत की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की x डायरेक्शन में v0 थी, फोर्स 0 क्योंकि x डायरेक्शन में, x वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सेलरेशन, जब फोर्स ही 0 तो एक्सेलरेशन 0। टाइम मान लो t, टाइम को क्या मान लो t, टाइम t। अच्छा बच्चों एक चीज मिस कर गया मैं, ये जो प्लेट, दोनों प्लेट है इसकी लंबाई x दे रखी है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, x दे रखी है। ये जो प्लेट है इस प्लेट की जो लेंथ है वो x दे रखी है, ठीक है। जो सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये जो प्लेट है उसकी लेंथ, अच्छा x डायरेक्शन में कितना चलेगा, देखो ध्यान देना, एक छोटा सा कांसेप्ट है इसमें। ये इलेक्ट्रॉन जब x डायरेक्शन तय करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब x डिस्टेंस दूरी तय करेगा उतना ही टाइम में y चलेगा, उतना ही टाइम में तो इतना चल गया। अरे जितना टाइम इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां, मतलब x चलने में लगा, प्लेट की लंबाई x है, x चलने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ये डिफ्लेक्शन पार करने में लगेगा। सिंपल सा कांसेप्ट है, प्लीज इसको समझने की कोशिश करो, माइंड को डाइवर्ट मत करो। देखो ध्यान से, अरे यार ये इलेक्ट्रॉन जितना टाइम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां, मतलब x चलने में लगेगा, x दूरी तय करने में लगेगी, उतना ही टाइम तो डिफ्लेक्शन तय करेगा। तो डिफ्लेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना है, x, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन x, हाँ यार, अरे x में, x डायरेक्शन में कितना चला, x डिस्टेंस चला, x डिस्प्लेसमेंट चला, ठीक है। y में आ जाओ, क्वेश्चन को देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, शुरुआत में तो y में चल ही नहीं रहा, शुरुआत में तो x में ही चलेगा, शुरुआत में तो x में एंटर किया तो बाद में y में गया, नहीं आया बात समझ, आया बिल्कुल आया, हाँ बिल्कुल आया बात समझ। देखो ध्यान से, अरे यार शुरुआत में तो x में ही चल रहा है, y में तो चल ही नहीं रहा, बाद में y में आया, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन पता है E, y डायरेक्शन में फोर्स ये लग रहा है। अब जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन E अपॉन m, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, अरे यार एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन मास 9th क्लास में, फोर्स अपॉन मास, फोर्स लिया और इलेक्ट्रॉन का मास m है तो E, फोर्स अपॉन मास E/m, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, चलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन y में कितना चला ये, y में तो y ही डिस्टेंस चला ना, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन y,
क्लियर? अब क्या करें, क्या करें, सॉल्व करें। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई का मोशन अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, सब चीज नोट हो गया होगा। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिख रहा है बोर्ड सबको? एक मिनट में चेक कर लूँ, बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों 9th क्लास में सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर पढ़ा, ठीक है। अब x में निकालना है, x वाले में, यही इक्वेशन हम x वाले में लगा रहे हैं। sx = uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर पढ़ा था ना, यही इक्वेशन हम y में भी लगाएंगे। sy = uyt ut प्लस हाफ a t स्क्वायर मतलब y, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यही इक्वेशन दोनों में हम लगा दिया, ठीक है। हम y निकाल रहे हैं, डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? डिफ्लेक्शन मतलब ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना है ये, ठीक है। मोशन को दो पार्ट में तोड़ दिया, x और y में। इनिशियल वेलोसिटी x में v0 से इंटर करने की कोशिश कर रहा था, फोर्स x में है ही नहीं। एक्सेलरेशन जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। फोर्स क्यों नहीं है? कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, x में कोई फोर्स नहीं लग रहा। टाइम को t माना, sx जो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में वो x है और डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में y है, अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन x है, ठीक है। u इन x v0, टाइम को t माना था, टाइम को t माना था प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 0 इनटू t स्क्वायर। ये वाला टर्म 0 हो गया पूरा, ये वाला टर्म पूरा 0 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ, ये वाला टर्म पूरा खत्म। तो x = v0 t, तो t = x अपॉन v0। टाइम की वैल्यू क्या आ गई? x अपॉन v0। समझ में आ रही बात? टाइम की वैल्यू आ गई x अपॉन v0, ठीक है। समझ में आया? टाइम की वैल्यू क्या आई? x अपॉन v0। चलो कैसे कैसे निकाला? अरे ut प्लस हाफ a स्क्वायर लगाया, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में v0 है तो v0 रख दिया, टाइम की जगह t रख दिया, हाफ प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है ही नहीं, 0 है तो 0 रख दिया t स्क्वायर। तो x = v0, ये वाला टर्म जब 0 से सब मल्टीप्लाई हो 0 हो गया, ये वाला टर्म पूरा खत्म, ये वाला टर्म पूरा खत्म, बचा क्या? v0 t, x = v0 t। तो टाइम की वैल्यू यहां से x अपॉन v0 आ गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। sy y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y है, uyt 0 t, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है? e अपॉन m, एक्सेलरेशन कितना है? e अपॉन m, अभी पता है फोर्स अपॉन मास से निकाला था, e अपॉन m। टाइम कितना निकाला बच्चों? टाइम, अरे यार जितना, इसीलिए पहले बोला था कांसेप्ट है, यही कांसेप्ट तो है। अरे यही टाइम तो यहां भी लगेगा, यही वाला टाइम इस इक्वेशन में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितना टाइम इस इलेक्ट्रॉन को x दूरी तय करने में लगेगा, ध्यान सुनो, जितना टाइम इस इलेक्ट्रॉन को x डिस्टेंस तय करने में लगेगा, दूरी चलेगा, जितना टाइम में x चलेगा उतना टाइम में तो डिफ्लेक्शन चलेगा। जितना टाइम में यहां से यहां तक पहुंचेगा उतना ही टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा है, उतना ही टाइम में y कवर किया है। जितना टाइम, फिर से सुनो, जितना टाइम इस इलेक्ट्रॉन को x डिस्टेंस चलने में लगा है उतना ही टाइम y चलने में लगेगा। हाँ यही तो कंसेप्ट था। अगर समझ में आ गया होगा तो ताली बजा देना, अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार क्लैप मार देना। अरे जितना टाइम इसको x चलने में लगेगा उतना ही टाइम इसको y चलने में लगेगा, उतना ही टाइम रिफ्लेक्शन शो करने में लगेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। चलो तो टाइम की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर, t स्क्वायर था तो t की जगह x अपॉन v0 स्क्वायर लगाया, आ गया सब कुछ। तो y = 0, खत्म ये वाला टर्म, क्या बचा? x स्क्वायर अपॉन 2m v0 स्क्वायर। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। चलो समझ में आ गया सब कुछ? कोई गलती तो नहीं करते कुछ यार? नहीं कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? कोई मिस्टेक नहीं है। तो y की डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई x स्क्वायर अपॉन 2m v0 स्क्वायर। कैसे आया देखिए ध्यान से। अरे ये 0 से वैल्यू पुट कर दिया, ये वाला टर्म 0 बचा, क्या 1/2 x स्क्वायर अपॉन टाइम की जगह x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर, t स्क्वायर है, t का वैल्यू x अपॉन v0 है तो x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर। समझ में आ गया बात? क्लियर है?
डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, डिफ्लेक्शन की वैल्यू y की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितना आ गया e x स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू यही आ गई। क्लियर? पहला पार्ट खत्म होता है, डिफ्लेक्शन निकल गया, e x स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। पहला पार्ट यहाँ पे, पहला पार्ट नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहो, नोट्स पैरेलली बनाते रहो। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई, चार्ज कितना डिफ्लेक्ट किया, ये वैल्यू कितनी आ गई e x स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट स्क्वायर। यहाँ से कंक्लूजन आने वाला है, तो उसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या कंक्लूजन आने वाला है, ठीक है। अब थीटा निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, थीटा निकालते हैं। देखो ध्यान से, इस वाले फिगर को, छोटा सा जो फिगर है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ थीटा के लिए, बी वाले पार्ट के लिए, ठीक है। बी वाले पार्ट के लिए ये वाला जो फिगर है इसको उठा के यहां रखो, ठीक है। चार्ज ऐसे जा रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जो है मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, चार्ज किस वेलोसिटी से जा रहा है, यहां पर चार्ज की वेलोसिटी v है, चार्ज ऐसे मूव किया, ये देखो निकल गया, चार्ज ऐसे प्लेन की तरफ प्रोजेक्टाइल निकल गया, यहां से रनवे की तरफ बढ़ा, मान लो ये जो वेलोसिटी जा रही है ये v, इस वाले फिगर क्या है, ये एंगल थीटा, ये वैल्यू चाहिए, ये एंगल थीटा कैसे निकालना, अरे यार इस v के दो कंपोनेंट vx vy, अब हमको पता है कि हम vy को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, vy पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो ये रहा vy, इस vy को मैं यहां शिफ्ट कर दिया, अब थीटा निकल गया, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का 10th क्लास में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो vy अपॉन vx, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, vy अपॉन vx। अरे कैसे तोड़ दिया यार, मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v मान लिया, थीटा एंगल ये है, थीटा एंगल ये है, तो दो कंपोनेंट टूटेगा, दो कंपोनेंट कौन सा टूटा, एक कंपोनेंट vx, एक कंपोनेंट vy, ये x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, x डायरेक्शन y डायरेक्शन, x डायरेक्शन y डायरेक्शन, अब इस y वाले को यहां शिफ्ट कर दिया, अब अगर vy और vx की वैल्यू निकाल लो, हो गया, बात खत्म। vx की वैल्यू निकालते, चलो ये फार्मूला मिल गया मुझे, थीटा निकालने के लिए tan थीटा लगाना पड़ेगा। अब हम निकालते हैं vy और vx, vy और vx, बोर्ड दिख रहा है यहाँ, एक बार चेक कर लो, बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो vy, vy की वैल्यू कैसे निकाले, vx की वैल्यू कैसे निकाले, चलो vx की फार्मूला क्या होगा, vx ux plus 80, v u plus 80 पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास, v u plus 80, ठीक है, v u plus 80। चलो vx is equal to इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन v नॉट इनटू 0 इनटू t, कैसे किया सॉल्व, नहीं बात ऐसा कैसे किया सॉल्व, अरे vx निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में v नॉट है तो v नॉट कर दिया, ठीक है, प्लस की जगह प्लस लिखा, ठीक है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, 0 किया, टाइम है, ठीक है, बात खत्म। vx is equal to v नॉट, ये तो टर्म 0 हो गया, vx is equal to v नॉट, क्लियर। अब vy निकाल, vy is equal to वही फार्मूला आएगा uy plus 80, u plus 80, u plus 80, तो vy is equal to इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है 0, 0 प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है e अपॉन m इनटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम कितना है x अपॉन v नॉट, x अपॉन v नॉट, अरे टाइम x अपॉन v नॉट है या नहीं, टाइम निकाला था ना x अपॉन v नॉट, तो vy क्या हो जाएगा, vy क्या हो जाएगा x अपॉन m v नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ vy, x अपॉन m v नॉट, ठीक है, x अपॉन m v नॉट, ठीक है। अब यहां पे फार्मूला पुट कर दो, थीटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vy अपॉन vx, vy अपॉन vy का वैल्यू क्या है x अपॉन v नॉट अपॉन ये vy की वैल्यू होगी x अपॉन v नॉट, vy की वैल्यू होगी vx का वैल्यू निकाल लो, vx का वैल्यू v नॉट, समझ में आया, क्लियर है, हाँ क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब ये v नॉट ऊपर चला जाएगा, क्लियर है बात, ये v नॉट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आप v नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, इसको मिटा देता हूँ एक, चलो, तो हो जाएगा x
अपॉन वी नॉट स्क्वायर, दिस इज द tan थीटा, ठीक है, ये रहा tan थीटा की वैल्यू, ठीक है, ई एक्स अपॉन वी नॉट स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात सबको, ई एक्स अपॉन वी नॉट स्क्वायर। तो ये थीटा भी निकल गया, डिफ्लेक्शन भी निकल गया, थीटा भी निकल गया, ई एक्स अपॉन वी नॉट स्क्वायर, और डिफ्लेक्शन भी निकल गया। समझ में आ गई बात? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। चलो अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चलो हो गया होगा। अब एक बेहतरीन कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, इसमें मैंने बताया था कि एक कंसेप्ट है इस सवाल में, डिफ्लेक्शन भी मैंने निकाल लिया, डिफ्लेक्शन निकला ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर। जो स्मॉल ई दिख रहा है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर मतलब प्लेट का डिस्टेंस है, एक्स प्लेट का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, 2 जो है कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, वी नॉट क्या है, जिस स्पीड से वो एंटर कर रहा था। तो इस सबको पुट अप कर देंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन निकल जाएगा, कितना डिफ्लेक्ट किया, tan थीटा किस एंगल से वो बाहर निकला, किस एंगल से बाहर निकला, तो उसके लिए ई एक्स अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ये रहा tan थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू निकल गई, मतलब वही एंगल है आपका, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ इसमें हमने एक बताया था कंसेप्ट है, ध्यान देना, जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी है, ई एक्स स्क्वायर, देखो ये सब मिटा रहा हूं मैं, इधर मिटा देता हूं, एक मिनट, कहां गया मेरा मिटाने वाला, ये रहा, ये मैं इधर थोड़ा सा रब कर रहा हूं, लिखा, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या है। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैं इधर अच्छे से लिख रहा हूं, डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूं, इधर ध्यान देना, ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर, ये डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, डिफ्लेक्शन हुआ। बच्चों डिफ्लेक्शन किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, प्लेट ऑफ लेंथ कितना लंबाई है, कितना लंबा प्लेट लिया है उस पे डिपेंड कर रहा है, उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है, कितना मास है चार्ज पार्टिकल का उस पे डिपेंड कर रहा है, और वी नॉट किस स्पीड से एंटर कर रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू मास रेशियो, ध्यान देना, डिफ्लेक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर चार्ज बड़ा होगा, ध्यान देना, अगर चार्ज बड़ा होगा E बाई एम, तो E बाई एम अलग निकाले, क्यों अलग निकाले बता रहे हैं, E बाई एम अलग निकाल लिया हमने, E बाई एम अलग निकाला, क्यों अलग निकाला, चार्ज जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, देखो ध्यान से, चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना वैल्यू इस चार्ज पार्टिकल की होगी वो उतना तेजी से प्लस की तरफ खींचेगा या माइनस की तरफ खींचेगा। मान लो ये माइनस चार्ज है तब तो हम प्लस की तरफ खींच रहे हैं ना, ये माइनस इलेक्ट्रॉन था इसलिए प्लस की तरफ खींचा है, अगर ये प्लस रहता तो निगेटिव की तरफ खींचता, ठीक है। तो ये चार्ज की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, याद रखना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और जितना कम मास होगा, जितना मास कम होगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, मास कम और चार्ज ज्यादा, मास जितना कम होगा, नीचे है ना मास, जितना मास कम होगा डिफ्लेक्शन y की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, समझ में आ रही है बात, मतलब जितना हल्का पार्टिकल होगा, मास कम होगा, हल्का पार्टिकल होगा, शुद्ध से खींच जाएगा, निकल गया होगा, और चार्ज जितना ज्यादा होगा खींचेगा। ये डिफ्लेक्शन किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट E बाई एम रेशियो पर, E बाई एम रेशियो पर, जिसका चार्ज ज्यादा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, फोर्स ज्यादा लगेगी, चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, तुरंत ऊपर खींच जाएगा या नीचे खींच जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। मास ज्यादा होगा, मास कम होना चाहिए, मास कम होगा उतना ही हल्का होगा, उतना हल्का होगा तो तुरंत
कंडीशन अलग हो जाती है। हमारा पूरा नोट क्या करना है, ये पूरा सवाल किस कंडीशन पे बेस्ड है, ग्रेविटी फ्री स्पेस पे चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो डिफ्लेक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, E/m तो चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, किसकी चीजों पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज टू मास रेशियो। समझना इस बात को, समझने वाली बात यही है कि चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम मास होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम मास होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। इसी के आधार पर एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में सवाल क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। मैं एनसीईआरटी का सवाल करा देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज, इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके एनसीईआरटी का सवाल करा। देखो एनसीईआरटी में क्या पूछा है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। एनसीईआरटी में पूछा है कि मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, सॉरी ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, ठीक है, और ये रहा पॉजिटिव प्लेट, उल्टा कर दिया एनसीईआरटी में। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव प्लेट, कह रहा है यहां से 3 चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया, 1 2 3, 3 चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया, 1 वाला इधर डिफ्लेक्ट किया, 2 वाला इधर डिफ्लेक्ट किया, 3 वाला इधर डिफ्लेक्ट किया, 3 वाला इधर डिफ्लेक्ट किया। तो बताना है साइन ऑफ 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट वाले का कौन सा चार्ज होगा, सेकंड वाले का कौन सा चार्ज होगा, थर्ड वाले का कौन सा चार्ज होगा, और यह भी बताना है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the charge particle have high charge to mass ratio, highest charge to mass ratio। ये भी बताना है कि किस वाले चार्ज का, इन तीनों में से किस वाले चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, अरे यार इन तीनों में से जो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। अरे अभी बताया कि डिफ्लेक्शन चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करता है, जिसका चार्ज ज्यादा डिफ्लेक्ट, मास ज्यादा, मास कम होना चाहिए, चार्ज ज्यादा डिफ्लेक्शन, मास कम ज्यादा डिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात? तो चलो पहले तो साइन देख लेते हैं। 1 का कौन सा साइन है, 1 निगेटिव की तरफ खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है, 2 भी 1 नेगेटिव की तरफ खींच गया तो पॉजिटिव चार्ज वाला था, 2 किसके तरफ खींचा है, नेगेटिव की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला है, और 3 किसके तरफ खींचा है, 3 किसके तरफ खींचा है, पॉजिटिव की तरफ है, तो ये कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, अब देखो डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा, ये इतना डिफ्लेक्ट किया, 2 देखो ये 1 इतना डिफ्लेक्ट किया, 3 इतना डिफ्लेक्ट किया, इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा, 3 वाले का, 3 वाले का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, 3 वाले का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा डिफ्लेक्शन किया, क्योंकि डिफ्लेक्शन चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। फिर से बता रहा हूं, प्रायः पूछता है बोर्ड में सवाल, बार बार पूछता है बोर्ड में सवाल, हर बार पूछता है बोर्ड में सवाल। क्या सवाल पूछता है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा क्यों होता है, डिफ्लेक्शन कैसे डिपेंड करता है चार्ज टू मास रेशियो। समझ में आ गया, क्वेश्चन से समझाया। अब एनसीईआरटी का सवाल है कि इन तीनों में से कौन से चार्ज का, इन तीनों में से कौन से चार्ज का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन जिसका होगा, जिसका ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम मास उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात? तो डिफ्लेक्शन 3 वाला ज्यादा दिखा रहा है तो इस 3 वाले का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, क्लियर। नेक्स्ट, तो बच्चों कहाँ गया, पढ़ाने के फ्लो में इसका ढक्कन कहाँ गया पता ही नहीं चला, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंसेप्ट के साथ होप करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। होप करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट करो, बता दूंगा फिर से। जिसको भी प्रॉब्लम है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ो, मैं वहाँ से बता दूंगा। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जरूर देखो, क्लास 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का भी एक सवाल कराया, और 11th वाले भी देख सकते हैं। ज़्यादा कंसेप्ट लगा नहीं है 12th का, बस छोटा छोटा कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, तो होप करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, इसी के साथ, इसी कंसेप्ट के साथ, चार्ज टू मास रेशियो वाले कंसेप्ट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।